नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सब भारतीय अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और महसूस करें भी क्यों ना, क्योंकि हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर ली है और हमारा ये मिशन कामयाब हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी देशवासियों को हमारी तरफ से मुबारकबाद, सभी देशवासियों को हमारी तरफ से सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अब देखते हैं ये जश्न का माहौल है एकदम। Sir, we have achieved soft landing on the moon. पूरी दुनिया से कहो कॉपी दा। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूध के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर आप स्क्रीन पर बने रहिए, लगातार देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लैंडिंग हुई है और सफल लैंडिंग। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो कि सबसे ज्यादा जहां पर लैंडिंग सबसे ज्यादा कठिन बताई जाती है, बहुत ही कठिन लैंडिंग है। चंद्रमा हमारे भारतीय मिशन यानी चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है। और आप देख सकते हैं ये लैंडिंग के बाद एक एक स्टेप के बाद देख सकते हैं कि ये देखिए ये लैंडिंग हो गई है और उसके बाद तिरंगा को आप देखिए, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। तो लगातार सफल लैंडिंग। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन होगा। इस मिशन में इसरो मून पर एक रोवर और लैंडर पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट करेगा। प्रीवियसली चंद्रयान 2 में ऑलरेडी एक ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में प्लेस किया जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार रोवर और लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जो कि इसरो इस बार अटेम्प्ट करेगा। इसे लॉन्च करने के लिए LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसरो का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है। लैंडर के ऊपर अलग अलग तरह के सेंसर्स और ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से चांद की सरफेस के ऊपर थर्मल प्रॉपर्टी, सिस्मिक एक्टिविटी के साथ साथ सरफेस प्लाज्मा को टेस्ट किया जाएगा। रोवर अलग अलग लोकेशन पर जाकर के एलिमेंट को टेस्ट कर सकेगा। इसकी लाइफ 1 लूनर डे या फिर अर्थ के 14 दिन के बराबर होगी। और सबसे खास बात तो यह है कि इससे इसरो फ्यूचर के मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएगा। तो लगातार हमारी स्क्रीन को देख सकते हैं, देखिए एक एक करके आप देख सकते हैं कि ये देखिए अलग अलग देशों के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, इन्हें अलग अलग हमारी इसरो टीम को बधाई दी है। तो लगातार आप देख सकते हैं। और तो इस तरीके से जो इसरो का सफल लैंडिंग हुआ है, तो हम सब गवाह बने हैं और ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं एकदम नहीं होती हैं, काफी वक्त चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन है। इस मिशन में इसरो मून पर एक रोवर और लैंडर पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट करेगा। प्रीवियसली चंद्रयान 2 में ऑलरेडी एक ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में प्लेस किया जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार रोवर और लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जो कि इसरो इस बार अटेम्प्ट करेगा। इसे लॉन्च करने के लिए LBM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसरो का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है। लैंडर के ऊपर अलग अलग तरह के सेंसर्स और ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से चांद की सरफेस के ऊपर थर्मल प्रॉपर्टी, सिस्मिक एक्टिविटी के साथ साथ सरफेस प्लाज्मा को टेस्ट किया जाएगा। रोवर अलग अलग लोकेशन पर जाकर के एलिमेंट को टेस्ट कर सकेगा। इसकी लाइफ 1 लूनर डे या फिर अर्थ के 14 दिन के बराबर होगी। और सबसे खास बात तो यह है कि इससे इसरो फ्यूचर के मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है। एक्सपेक्टेड है हमारे भारत की जीत है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो हम लोग ह्यूमन हैं, एक मानव जाति की जीत है जो चंद्रमा पर। और अभी बहुत पहले जो हम लोग कहावत कहा करते थे, चंदा मामा दूर के, तो चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अपने घर के। तो अब देखिए जो स्पेस ग्रुप थे, दांतों तले उंगलियां चबा के रह गए कि इतना सस्ता कैसे कर सकते हैं। चंद्रयान 3 का जो जश्न का माहौल था उसे हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं चंद्रयान 3 की जो यात्रा थी किस प्रकार से रही। तो आइए समझते हैं। 14 जुलाई 2023 को 2:35 यानी भारतीय समय अनुसार 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। और ये भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लागत की बात की जाए तो 615 करोड़ रुपए, जो कि अब तक का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट रहा है। और इसी सस्ते प्रोजेक्ट ने हमें उन 4 महाशक्तियों, उन स्पेस ग्रुप्स के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले अमेरिका यानी USA, फिर रसिया और उसके बाद चाइना, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो रॉकेट की अगर बात की जाए तो रॉकेट जो है LBM-3 यानी लॉन्चिंग व्हीकल जो मशीन है 3, इसकी जो पीढ़ी M4 की है, इसके अलग अलग नाम है। ये कोई ऑर्डिनरी रॉकेट नहीं था, ये बाहुबली और इसे फैट बॉय भी कहते हैं। इसका वेट जो लगभग 3900 यानी 3900 किलोग्राम, लगभग 4000 किलोग्राम का इसका वेट है। इसकी जो स्पीड रही है वो 28,646, लगभग 29,000 किलोमीटर पर आवर रही है। तो आपको देखते हैं 23 अगस्त
यानी लगभग 40 दिनों के बाद हमारे एक लूनर डे है वो उतना काम करेगा। इसका मतलब हुआ एक लूनर डे बराबर जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, पूरी यात्रा समझते हैं। लॉन्च होने के बाद पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स में हमने बताया था। और अब हम लॉन्चिंग के बाद की बात करेंगे, इसको देख सकते हैं आप लगातार। और ये जो लॉन्च होने के महज 16 मिनट के बाद ये जो रॉकेट है LVM-3 इसने अपने आप को अलग कर दिया, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, और जो दसियों हजारों वर्षों में कभी कभार होते हैं। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसी आ गया। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला अभी तक कोई भी देश नहीं था, वो है हम, यानी हम भारतीय। लॉन्च हुआ उसकी पूरी कहानी देख सकते हैं। और पहले तो आप एक चित्र देख सकते हैं, इस देखिए इस प्रकार से इस वीडियो को देख सकते हैं। ये इस प्रकार से ये सिस्टम है। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये हमारा जो चंद्रयान मिशन था, ये जो हमारा चंद्रयान मिशन था वो 3 भागों में डिवाइड था, प्रपल्सन मॉडल और उसके बाद लैंडर, उसके बाद रोवर। क्योंकि आर्बिटर जो था वो 2019 वाला ही अब तक काम करने की लगभग 7 वर्षों की थी, और हमने 4 वर्षों में ही सफल लैंडिंग कर ली है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। आइए देखते हैं, ये जो है रॉकेट देख सकते हैं, ये है LVM-3M4, इसका नाम LVM-3M4 है। उसके बाद जो वर्किंग एक्टिविटी है इस प्रकार से काम करता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में 200 यानी लॉन्च होने के 2 मिनट बाद ही ये अलग हो गया। अब कहाँ है S-200? तो ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये बूस्टर जो है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो आप देख सकते हैं ये है S-200 बूस्टर, और ये लॉन्च होने के 2 मिनट बाद ही अलग हो गए थे। देखिए सॉलिड जो प्रोपल्सन है, जो सॉलिड जो ईंधन है, इसका मतलब होता है जैसे हमारे दीपावली की जो पटाखे होते हैं, एक बार आग लग गए उसके बाद कंट्रोल का कोई जुगाड़ नहीं रहता है, किसी प्रकार से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये जो बूस्टर लगे हुए हैं, उसके बाद S-200 2 मिनट के बाद ये अलग हो जाते हैं और रॉकेट आगे निकल जाता है। अब एक और बात, 11.2 किलोमीटर पर आवर, यानी 11.2 किलोमीटर पर आवर जो पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है, पलायन वेग का मतलब होता है कि जो ग्रेविटी पावर की जो एक लेयर है, ग्रेविटी पावर वाली ये जोन है, अगर इससे कम किसी भी रॉकेट, किसी भी युक्ति का अगर जो स्पीड है अगर इससे कम होगी तो निश्चित रूप से उसे पार नहीं कर पाएगा। तो एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में S-200 सॉलिड बूस्टर ये अलग हो गए। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में L जो लिक्विड है, अब ये अभी तक सॉलिड था, अब ये लिक्विड फॉर्म है, इसमें L110 यानी 110 लिक्विड स्टेज ये शुरू होते हैं। ये है यहाँ पर लिक्विड स्टेज, आप समझ सकते हैं, ये है लिक्विड स्टेज। तो ये शुरू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि लिक्विड स्टेज के 306 सेकंड के बाद, यानी लिक्विड स्टेज जो चलता है उसके 6 सेकंड के बाद लगभग ये भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है C-25 यानी क्रायोजेनिक जो इंजन है, क्रायोजेनिक जो इंजन है वो शुरू हो जाता है, और 954 सेकंड के बाद ये भी सेपरेट हो जाता है। और एक एक स्टेप आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से, पहले चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम हुआ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आया। क्या है बचता है इसके अंदर, ये जो आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से देख सकते हैं, ये है चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट, ये है चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट ये निकलता है, और ये है पेलोड। तो ये निकलने के बाद आइए एक नजर देखते हैं इस वीडियो को, किस प्रकार से सब अलग होते हैं। तो और उसके बाद ये जो है स्पेस क्राफ्ट ही जाते हैं। देखिए समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। देखिए सबसे पहले जो रॉकेट है ना, सबसे पहले जो रॉकेट है, ये जो रॉकेट है ये न्यूटन के
ये न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करते हैं। ये तीसरा नियम कि न्यूटन का जो थर्ड नियम है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया क्या है? मान लीजिए हमारा बैलून है, ठीक है, ये हमारा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। ये बैलून है और बैलून में, ये बैलून है और बैलून में हवा भरी है और अचानक इसे हम अगर खोल दें तो हवा इतनी तेजी से वायु निकलेगी और उतनी तेजी से बैलून आगे जाएगा। बस यही चीज है। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो यहाँ जो बूस्टर्स लगे होते हैं, यहाँ जो बूस्टर्स लगे होते हैं, इतनी तेजी से इसमें गैस पीछे निकलती है और उस गैस के माध्यम से रॉकेट एकदम बड़ी तेजी से निकलता है। और पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर आवर, अगर इससे कम है तो जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी जो लेयर है, ग्रेविटी जोन है, उसको पार नहीं कर सकता रॉकेट और यहीं पर जाकर फिर वापस आ जाएगा अथवा ये जल जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी से अन्य ग्रह पर हम लोग जाते हैं। मान लीजिए यहां से अगर कोई फायरिंग करता है, यहां से अगर कोई फायरिंग करता है, यहां से अगर कोई फायरिंग करता है, गोली चलाता है, तो थोड़ी दूर गोली जाने के बाद नीचे चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि पृथ्वी हर चीज को, हर वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ खींचती है, यानी ग्रेविटी जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सोचो ये गोली इतनी तेजी से चले, अगर उसमें ताकत कर दी जाए तो अगर गोली, तो फिर क्या होगा? अगर ज्यादा बल है तो गोली ये घूमने लगेगी, यानी गोली है ये घूमने लगेगी। बस इसी प्रकार से सेम एज, ठीक इसी प्रकार से हमारे जो यान है, स्पेस क्राफ्ट इस तरीके से जाते हैं और जो हमारा चंद्रयान मिशन है ये भी इसी तरीके से गया। इसकी जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, इसका जो आकार है बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा एकदम। जितनी हम स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा ये ज्यादा जगह घेरेगा। और इसी प्रकार से हम देखते हैं, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अभी। तो अब देखते, अब चित्र के माध्यम देख सकते हैं। ये देखिए पृथ्वी, यहाँ पर हमने बताया गोली वाली बात। अब यहाँ से पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो परिपथ है घूमता घूमता घूमता, जितनी स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कितनी इस रॉकेट की थी? लगभग 28,000, लगभग 29,000 इस रॉकेट की जो LVM3 की जो स्पीड है लगभग 29,000 किलोमीटर पर आवर कर दी गई थी। इसलिए चला गया। चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000, लगभग 4 लाख किलोमीटर चांद हमारी पृथ्वी से है। तो अब ये देखिए पूरब से पश्चिम की ओर, इसका परिपथ है, घूमते 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 जितनी स्पीड बढ़ाई गई ये घूमता रहा और अंत में क्या हुआ? इतनी स्पीड बढ़ गई कि ये चंद्रमा के ऑर्बिट में आने लगा। समझ रहे हैं? चंद्रमा के ऑर्बिट में आने लगा। और यहां से क्या हुआ? यहाँ की स्पीड थोड़ी कम कर दी गई। जब कम कर दी गई तो धीरे जितना हम कम करेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की तो जो है ग्रेविटी पावर चंद्रमा की तो है यहाँ पर, तो चंद्रमा ने अपनी तरफ खींच लिया और धीरे धीरे इसकी ग्रेविटी कम कर दी गई। अब जब 100 किलोमीटर की जो परिपथ है, किसी भी चीज का 100 किलोमीटर की जो परिपथ है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। परिपथ है ये, ऑर्बिट है। और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम करते रहे और जहां पर हमारा जो लैंडिंग करने का जो दक्षिणतम बिंदु था, यहाँ पर हमने लैंडिंग की। समझ में आई बात? इस चित्र को हम सब देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 चरण में सॉफ्ट लैंडिंग किस प्रकार से की है। तो जो बहुत ही जो जटिलताओं भरा, बहुत ही मुश्किल भरा जो सफर था वो किस तरीके से हमारे चंद्रयान 3 ने तय किया। तो 4 चरणों में सॉफ्ट लैंडिंग। सबसे पहले क्या है? लैंडिंग से 750 मीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर की जो गति है वो 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गई। यानी जो यंत्र बड़ी तेजी से स्पीड में चल रहा है, जो यंत्र बहुत ही स्पीड से चल रहा है, उसकी गति को नियंत्रित करना, जबकि वहां कोई उसमें बैठा नहीं है, नीचे से उसको नियंत्रित करना एक अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा काम होता है। तो इसकी गति जो है 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गई और उसके बाद क्षैतिज स्थिति 336 मीटर पर सेकंड से लंबवत गति 59 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब होता है 2 चीजें होती हैं। अगर ये यान है, इस तरीके से अगर यान की बात की जाए तो ये जो कोई यान है, ठीक है, मान लेते हैं ये यान है आपका, ये जो सीधा है इसको कहते हैं लंबवत, इसे कहते हैं लंबवत। अगर कोई वस्तु है लंबवत, इंग्लिश में इसी को कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल। और अगर ये इस तरीके की है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। समझ गए? इसी को ये वर्टिकल। और अगर ये ऐसे है तो ये क्षैतिज अवस्था में यानी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 2.9 मिनट के चरण में 2.9 मिनट के चरण में लैंडर की जो गति है वो शून्य की गई। जो लैंडर की गति वो शून्य की गई
और लैंडर पूरी तरह से लंबवत हो गया। अभी थोड़ा झुका है, ऐसे किया है, लेकिन अब इस तरीके से पूरा लैंडर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, इस तरीके से लैंडर लैंड कर गया है। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, इस तरीके से ये लैंडर ने लैंडिंग कर ली। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो होता है, लैंडर 150 मीटर ऊपर आया और सतह की तस्वीरें खींची। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से तस्वीरें दी थी उसने। तो ये लैंडर की जो 150 मीटर आया और सतह की तस्वीरें खींची, फिर उतरा। तो हम देख सकते हैं कि जो लैंडर है वो जब क्षैतिज अवस्था में जो ऑर्बिटर से अलग हो गया, तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कोई यंत्र क्षैतिज अवस्था में ऐसे है, उसको वहां कोई तार नहीं है, उसमें कोई वहां पर बैठा नहीं है, उसको इतनी दूरी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर, लगभग 4 लाख किलोमीटर से उसको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भरा काम होता है। तो लैंडर जो इस तरीके से है, उसके बाद क्षैतिज के बाद जो लैंड किया उसने लंबवत, और फिर अपने आप को 10 सेकंड तक होल्ड करना, ये काफी मुश्किल भरा काम होता है। और जो है चंद्रयान सेकंड जो थोड़ा फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, क्रैश हो गया। तो उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया और यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद हम थोड़ा चलते चलते देखते हैं, उसके बाद जो अजब अजब की चीजें उनको देख लेते हैं। चलते चलते में व्यास चीन का है उतना ही लगभग हमारे चांद का है। तो 3,475 किलोमीटर का व्यास चांद का है और 3,530 यानी 3,530 किलोमीटर का व्यास चांद का है। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत ने अकेले लैंडिंग की है। भारत से पहले अमेरिका है, रूस है और चीन ने भी सफल लैंडिंग की है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विषुवत रेखा पर किया। मान लीजिए हमारा इक्वेटर, यहाँ पर लैंडिंग करना आसान होता है, ना इधर कोई डर है ना इधर कोई डर है। लेकिन चांद पर जो हमारा जो लैंडर गया वो उसके दक्षिणी ध्रुव पर इसने यहाँ पर लैंडिंग की है। और यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से जो क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। क्रेटर का मतलब होता है गड्ढे, जो खड्ड हैं बड़े बड़े हैं, और इसलिए यहाँ और भी जटिलता हुई। क्रेटर की अगर बात की जाए तो इतने बड़े बड़े इतने विशालकाय हैं, चांद पर क्रेटर इतने विशालकाय हैं कि उनमें बड़े से बड़े पर्वत समा सकते हैं। इवन हमारा माउंट एवरेस्ट भी समा सकता है। आप देख सकते हैं एटिकन नाम का एटिकन बेसिन जो है वो 13 किलोमीटर, एटिकन बेसिन नाम का जो क्रेटर है वो 13 किलोमीटर गहरा है, 13 किलोमीटर गहरा है। जबकि आप जानते हैं कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है, लगभग 9 किलोमीटर है, लेकिन ये 13 किलोमीटर गहरा है। इसका मतलब ये हुआ ये बहुत ही गहरा होना। 20 किलोमीटर की लंबाई, 13 किलोमीटर की गहराई, आप गड्ढे का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए क्रेटर और भी मुश्किल भरा रहा। तो ये चंद्रयान यहाँ एक लूनर डे यहाँ वर्क करेगा और एक लूनर डे पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो ये यहाँ काम करेगा। आप चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा है चंद्रयान, ये हमारा है चंद्रयान, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात, और चित्र के माध्यम से एक बार लैंडिंग को हम दिखा देते हैं। सर्च वाले यान भेजते हैं, क्यों स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं? क्योंकि इससे क्या क्या मिलेगा, चांद पर जो संभावनाएं हैं, चांद पर जो संभावनाएं हैं, क्योंकि चांद किसी का नहीं, चांद सबका है, ठीक है। तो जो संभावना है यहाँ पर हीलियम-3, एक हीलियम-3 मिलेगा, यहाँ पर हीलियम-3 मिल सकता है, यानी चांद पर हीलियम-3 पर्याप्त मात्रा में, जो कि एटम बम बनाने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। तो प्लेटिनम और प्लोडियम जैसी जो बहुमूल्य जो धातुएं हैं वो भी चांद पर पर्याप्त मात्रा में है। तो उसके बाद देख सकते हैं ये है रोवर क्या है, रोवर एक प्रकार की गाड़ी है और इसमें ये सोलर पैनल लगा हुआ है। रोवर एक प्रकार की गाड़ी, इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, 6 पहियों की गाड़ी है। और ये जो है उसकी सतह पर घूमेगी अपने लैंडर के आसपास, अपने लैंडर के आसपास है घूमेगी गाड़ी और पता करेगी कहाँ पर पानी है, कहाँ पर गैसें हैं, अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उनके हिसाब से पता करेगी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अब भारत जो है ना, भारत यूं ही चांद पर नहीं पहुंच गया। लगभग 61 वर्ष 61 ईयर्स लगे हैं भारत को चांद पर पहुंचने में। आइए एक नजर देखते हैं कि सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च होने के बाद अपने यहाँ जो विक्रम साराभाई वैज्ञानिक थे उस समय, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अपने यहाँ भी एक अंतरिक्ष विभाग होना चाहिए। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि 1962 में एक संस्था बनाई गई, इसका नाम था इंस्कोपार, ठीक है। 1962 में संस्था बनाई गई, आप चित्र देखते हैं 1962 में संस्था बनाई गई इंस्कोपार, इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। उसके बाद फिर 15 अगस्त 1969 को इसका नाम इसरो रखा गया। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और चलते नजर में ये भी देख लेते हैं 1963 में, आप देख सकते हैं चित्र में 1963 में आप देख सकते हैं साइकिल पर ये रॉकेट जा रहा है, साइकिल पे रॉकेट जा रहा है। उसके बाद 1981 के आसपास जो है ये आप देख सकते हैं बैलगाड़ी पर, जो हमारा पहला जो सैटेलाइट था वो बैलगाड़ी पर आया। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने जीरो से शुरुआत की हम लोगों ने, लेकिन लगभग 77 वर्ष में हम लोग कहां से कहां पर पहुंच गए, विश्व में टॉप पहुंच चुके हैं। और
उसके बाद आप देख सकते हैं और चित्रों के माध्यम से सफलता के साथ असफलता भी देख सकते हैं 2019 की। आप देखिए किस प्रकार से जो मूवमेंट है, किस प्रकार से थोड़ा माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। हमारी सफलता हुई थी चंद्रयान 2 की, लेकिन फिर भी और सफलता और सफलता के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर थोड़ा प्रयास और करते हैं, लगातार लगे रहते हैं तो हमें सफल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चित्र के माध्यम देख सकते हैं ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये ऑर्बिटर है, ये आपका लैंडर है, ये रोवर है। एक बार इसको भी बता देते हैं। ऑर्बिटर का मतलब ये होता है युक्ति। आप देख सकते हैं चित्र में ये पूरा जो है ऑर्बिटर है, पीछे का ये ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का मतलब ये होता है अगर कोई ग्रह है, इसके आसपास परिपथ में घूमने वाला जो यंत्र है, ये ऑर्बिटर है। और ऑर्बिटर के बाद ये लैंडर है, और लैंडर के अंदर एक 6 पहिए की जो गाड़ी निकली थी उसको हम रोवर कहते हैं। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप, और पिछली बार हम आपको पूरा बता चुके हैं। इतना ही, और मिलते हैं किसी शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से हमारे सभी भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई।